हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत के संपूर्ण इतिहास को संक्षिप्त रूप से पढ़ा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं भारत पर अरबों के आक्रमण, फिर दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मैं आपको एक बात यहाँ ये भी बता दूं कि ये सारे जो प्रश्न उत्तर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा यह यूपीजीआईसी प्रवक्ता, पीजीटी तथा टीजीटी की परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। सबसे पहले है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें है पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। इसके ऑप्शन है भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय, अजयपाल तथा कुमारपाल, जिसका उत्तर है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे अंतिम शासक थे तथा इन्होंने 1178 से 1238 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है, जिसके ऑप्शन है सेलजुक, गुज, करलुग तथा संसाबनी। इसका उत्तर है संसाबनी, क्योंकि सेलजुक, गुज तथा करलुग तुर्की जनजातियां थी और संसाबनी अफगानिस्तान का एक राजवंश माना जाता है। फिर है निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर तथा चंगेज खान। और उत्तर है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। फर्स्ट अर्थात मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने ही आक्रमण किया था। फिर थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था तथा इनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया गया आक्रमण था और महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में संपत्ति को लूटना था। फिर थे चंगेज खान, जो कि मुगल साम्राज्य से संबंधित थे तथा सबसे लास्ट में है अगला प्रश्न है मुरुजलो जहाब का लेखक कौन था, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं अल मसूदी, अल बरूनी, अल उल्बी तथा इब्न हौकल। इसका उत्तर है अल मसूदी। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर कहलाता था। सबसे पहले है सदकाह, खराज, वक्फ तथा जजिया। इसका उत्तर है खराज। अरबों पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जब सिंध पर विजय प्राप्त कर ली गई थी तो मोहम्मद बिन कासिम ने खराज नामक का कर लगाया था, लेकिन माना जाता है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सबसे पहले लगाया गया कर जजिया कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है एवं यह किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। अब आप लोग यहाँ देखिए कि इसमें 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो है निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है, तो इसका उत्तर है
चचनामा, जिसे कि फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है, और यह रचना सिंध विजय के विस्तृत वर्णन पर आधारित है। अब दूसरा प्रश्न है कि यह किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है कश्मीर, फिर सिंध, पंजाब तथा गुजरात। तो इसका उत्तर है सिंध। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? महमूद गजनवी, सुबुद्दीन, मोहम्मद गौरी तथा मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। जब भारत में मुस्लिमों का राज हुआ था तो सबसे पहले आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम ही थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसके 4 ऑप्शन है। सबसे पहले है 20, फिर है 19, 18 तथा 17। तो इसका सही उत्तर है 17। माना जाता है कि जो महमूद गजनवी थे उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इनके आक्रमण में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था, जिसके दौरान मोहम्मद गजनवी ने यहां से बहुत सी संपत्ति को लूटा था। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि के ऑप्शन है राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, वहां के विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया तथा विद्वान आपस में अर्थहीन विवादों में उलझे रहे। तो इसका उत्तर है कि नालंदा विश्वविद्यालय में राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था तथा हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय को राज्य संरक्षण प्रदान किया गया था तथा हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों को दान में दे दिया गया था। लेकिन बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया था। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो इसके ऑप्शन है राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन तथा कुतुबुद्दीन। इसका उत्तर है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो महमूद गजनवी थे वह बहुत ही शिक्षित तथा सुसभ्य जो इतिहासकार थे तथा इन्होंने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों तथा विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। महमूद गजनवी का दरबारी कवि उत्बी था। उसने किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त महमूद के दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत उच्च कोटि का विद्वान अल बरूनी, तारीख सुबुतगीन का लेखक बेरुकी, जिसने इतिहासकार लेन पूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासान विद्वान तुसी एवं उनसुरी विद्वान अहजदी और फारूखी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख थे और फिरदौसी को फारसी का होनर भी कहा जाता था। फिर है महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? इसके ऑप्शन हैं। सबसे पहले है मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, कश्मीर। फिर है कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर। कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज तथा मथुरा। फिर है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा तथा कन्नौज। इसका उत्तर है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा तथा कन्नौज।
क्योंकि महमूद गजनवी ने चौथा आक्रमण मुल्तान के शासक अब्दुल फतह दाऊद के विरुद्ध किया, जो कि 1005 ईस्वी में थानेश्वर पर, 1012 तथा 13 के बीच कश्मीर पर, 1014 में मथुरा तथा कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया। तुर्की के आगमन के समय भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ था? जिसके ऑप्शन है उर्दू, अरबी, हिंदुस्तानी तथा फारसी। इसका सही उत्तर है फारसी। जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण किए गए थे उस समय मुस्लिमों के राज में फारसी भाषा को राजभाषा माना गया था। सबसे पहले तो यह अमीर वर्ग तथा राजा महाराजाओं की भाषा मानी जाती थी तथा हसन निजामी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में दिल्ली आया था, फारसी भाषा में ताज उल नासिर की रचना की थी। खुसरो फारसी भाषा का सर्वप्रथम कवि था तथा खुसरो ने हिंदवी तथा फारसी दोनों भाषाओं में रचना लिखी। किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? जिसके ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता तथा हसन निजामी। इसका सही उत्तर है अल बरूनी। जो अल बरूनी थे वो एक इतिहासकार के साथ साथ उन्होंने भूगोल, खगोल विज्ञान आदि के बारे में भी जानकारियां प्राप्त की थी तथा उन्होंने पुराणों का भी अध्ययन किया था, जिसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण आदि सम्मिलित हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, महमूद गजनी तथा मोहम्मद गौरी। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी अंकित की गई थी तथा दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा अंकित किया गया था। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हम मध्यकालीन भारत के हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तरों को भी करेंगे। तथा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैंने किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है या फिर मैंने अपनी वीडियो में कोई गलत चीज़ बताई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।